मैनेजमेंट, राइट। बच्चों व्हाट डू मीन बाय दिस रिसीवेबल्स? डेटर्स को ही हम लोग रिसीवेबल्स कहते हैं, राइट। तो मीन्स इस को हम मैनेजमेंट ऑफ डेटर्स भी कहते हैं। रिसीवेबल मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट ऑफ डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स, राइट। अब सर ये मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स है या सन्ड्री डेटर्स मैनेजमेंट है? दिस इज डेटर्स मैनेजमेंट। मिलते नो, ओके, वी विल सी दिस। बच्चों ध्यान दीजिएगा। बच्चों हमारा जो ये चैप्टर है रिसीवेबल मैनेजमेंट, इस चैप्टर के अंदर में करना क्या है, ध्यान दीजिए, राइट। तो क्या करना है? अरे क्या लगता है आपको क्या करना होगा? किसी भी डाटा से कितने समय में पैसे रिलाइज होंगे, इसका सबका मैनेजमेंट, राइट। बच्चों जब डाटा बन ही गया है तो ये अब किस पे डिपेंड करता है? डाटा के ऊपर पैसे देना या आपके ऊपर पैसे देना डिपेंड करता है? तो फिर जब डाटा डिपेंड करता है तो आप कैसे मैनेज करोगे? ओके, उनको हम जल्दी से पैसा पे करने के लिए कुछ पॉलिसीज फॉर्म कर सकते हैं, लालच दे सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट, जिससे कि वो जल्दी से जल्दी पेमेंट पे करें। और इस डिस्काउंट पॉलिसी के अंदर नुकसान किसका है? कंपनी का जो कुछ पैसा है वो पैसा डूब जाता है, मतलब कंपनी खुद कह रही है कि हमें 2% 4% पे मत करो, बाकी पैसा तो नुकसान हमारी कंपनी का खुद का है, राइट। तो जो मन में बहुत सारे सवाल हैं, इन सब सवालों का जवाब जो है ये चैप्टर देता है, राइट। हम सीखते हैं इन सब के बारे में कि ये क्या है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये बोलूंगा कि ये जो डेटर्स हैं, ये डेटर्स हैं ही क्या? व्हाट डू मीन बाय दिस डेटर्स? डेटर्स मीन्स sales made in past on credit yet to be collected, right? Right. तो जो डाटा देखकर क्या कोई भी कंपनी खुश है? मीन्स हमारी कंपनी कोई भी क्या उधार देके कभी भी खुश होती है? नहीं। हर ऑर्गेनाइजेशन ये चाहेगी कि वो जो सेल्स करे वो सेल्स कैसे करे? कैश सेल्स करे। वेरी सिंपल। हमारी कंपनी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन हमेशा हमेशा कैश सेल्स में बिलीव करती है। तो सबसे पहले तो सवाल ये होता है कि डाटा की जरूरत ही क्यों है ना? डाटा देने की जरूरत ही क्यों है? तो बच्चों ध्यान दीजिए, मैंने कहा आपको मैं कुछ समझाने जा रहा हूं कि डाटा फॉर्म कैसे होते हैं। मैंने कहा आपने अपनी कंपनी के अंदर पॉलिसी रखी है, आज नगद कल उधार, है ना? पे लिखा होता है आज नगद कल उधार, पैसे दो और सामान लो, अदरवाइज हम आपको कुछ भी सामान उधार बेच नहीं रहे। तो बच्चों अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन ये पॉलिसी है तो हम कह सकते हैं दैट वी हैव डेटर्स कलेक्शन पीरियड। डेटर्स कलेक्शन पीरियड, ये डेटर्स कलेक्शन पीरियड कितना? 0 डेज। मतलब आज अगर हमारी कंपनी कोई भी सेल करेगी तो इसके बदले में हमें आज ही पैसा मिलेगा, हम इसको उधार के फॉर्मेट में बेचने वाले नहीं, राइट। तो बच्चों देखिए, मैंने आपको कहा डे वन में हमारी कंपनी ने सेल्स किया, राइट। सेल्स क्या सपोज करो 10,000 रुपए का, तो जो कैश कितना रिसीव होगा? यस प्लीज, ऑब्वियसली 10,000। हमने जो सामान बेचा है वो तो कैश बेचा है, तो 10 सेल की 10,000 कैश रिसीव होगा। तो बच्चों इस केस में आपके पास जो डेटर्स बन जाएंगे वो कितने बन जाएंगे? 0। तो बच्चों इसके बाद हमने कहा डे टू में 10,000 का सामान फिर से उधार बेचा, कैश कितना रिसीव होगा? अगेन 10,000। हाउ मच डेटा विल बी देयर? अगेन 0। फिर से डे 3, और बच्चों हर रोज हमारी कंपनी जो है वो 10,000 का सेल करेगी, कैश रिसीव करेगी और सुकून की जिंदगी जिएगी कि हर साल के जो हम हर रोज का जो डेटा है वो 0 बन जाते हैं, राइट। क्या ऐसी कंपनी के कभी भी डेटर्स अराइज होंगे? क्यों अराइज नहीं होंगे? सामान हमारी कंपनी बेच रही है, पैसा कैश ले रही है, दैट्स इट, हो गया पानी खत्म। तो यहां पर हमने कहा कि डेटर्स कलेक्शन पीरियड जो है वो 0 डेज है, तो हमारा कोई भी डेटर्स का अमाउंट अराइज नहीं होगा, राइट। पर सर अब हम आपके साथ बात कर रहे हैं कि नहीं,
हमारी कंपनी ये पॉलिसी जनरली फॉलो करती नहीं है। वो फॉलो इसलिए नहीं करती है कि आप अगर सामान उधार नहीं दोगे और आपके सामने की दुकान वाला सामान उधार बेचेगा तो कस्टमर जो है वो आपके पास नहीं बल्कि उस सामने वाले दुकान के पास चला जाएगा। राइट, ये तब अराइज होता है जब हमारी कंपनी के प्रोडक्ट में मोनोपोली सिचुएशन ना हो। अगर हमारी कंपनी के पास कुछ ऐसा मोनोपोली प्रोडक्ट कि हमारा कस्टमर हमारे पास आए दूसरी दुकान पर ना जाए। राइट, पर सर जब कॉमन प्रोडक्ट है जो आप बेच रहे हो वही सामने की दुकान में बिक रहा है, कोई तीसरी दुकान बिक रहा है, तो आपको जो है अपनी क्रेडिट पॉलिसीज के थ्रू अपनी सेल्स को इंक्रीज करना चाहिए। राइट, मीन्स अगर हमारी कंपनी आज नकद उधार अभी भी फॉलो करती रहेगी तो यहां पर हमारी कंपनी की जो सेल्स है वो सेल्स बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी। हमारा कोई भी कस्टमर जो है वो दूसरी दुकान पे चला जाएगा। अब दुकान पर कस्टमर को वापस लाने के लिए क्या करें? उधार बेचें। और हमने उधार बेचना शुरू किया और हमने कहा बच्चों डेटर्स कलेक्शन पीरियड, हमने डेटर्स कलेक्शन पीरियड की बात की और कहा कि ये जो डायरेक्ट दिस इज सपोज टू बी वन डे। तो जो डेटर्स कलेक्शन पीरियड जैसे ही वन डे कह देते हैं तो बच्चों इस सिचुएशन में क्या होगा? हमने कहा डे वन में जैसे हम सेल्स करेंगे तो बच्चों पहले दिन में आपके पास कैश रिसीव होगा या नहीं होगा। डेटर्स कलेक्शन पीरियड का मतलब यही है कि आज अगर आप उधार बेच रहे हो तो इसकी पेमेंट आज रिसीव नहीं होगी बल्कि आपको नेक्स्ट डे रिसीव होगी। तो आज पैसे रिसीव नहीं होने वाले हैं तो जो पैसे आपने सामान बेचा है उधार पर ये खुद ही आपके पास क्या बन जाएगा बच्चों? ये खुद ही आपके पास डेटर्स बन जाएंगे। राइट, और आगे चलते हैं डे टू में आपने फिर से बच्चों 10,000 का सामान उधार बेचा। राइट, अब बच्चों यहां पर जो कैश का कुछ रिसीव होगा कौन से वाला? वो पैसा रिसीव होगा जो कि डे वन की सेल में आपने किया था। यहां पर जो आपने सेल की थी वो यहां पर रिसीव हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि पुराने वाले डेटर्स खत्म, पर जो नए वाला सेल है ये क्या बन जाएंगे? अगेन अमाउंट ऑफ डेटर्स, दिस इज डे टू। राइट, फिर आगे चलते हैं बच्चों नाउ डे थ्री, और डे थ्री में बच्चों फिर से हम लोग 10,000 की क्रेडिट सेल करते हैं और कौन से वाले पैसे रिसीव कर लेंगे? डे टू। राइट, और जो ये 10,000 रुपए हैं ये वापस क्या बन जाएंगे? वापस डेटर्स बन जाएंगे। राइट, और बच्चों फिर से हम लोग डे 4 में चलते हैं। अब बच्चों बताना हर रोज यही पॉलिसी यही होता रहेगा? पुराने 10,000 रुपए हमें मिलते रहेंगे और जो नए 10,000 हैं वो क्या बन जाएंगे? डेटर्स। तो बच्चों ये प्रोसेस हमें चलता रहेगा और बच्चों इस तरह से हमारे हर रोज में जो डेटर्स आउटस्टैंडिंग रहेंगे वो डेटर्स आउटस्टैंडिंग इस केस में कितने रुपीज के रहेंगे? 10,000। सो अमाउंट of debtors outstanding is always rupees 10,000. Right. So this is the amount of debtors outstanding rupees 10,000. Right. अच्छा मुझे बताना तो यहाँ पर जो डेटर्स थे जब हमारी डेट कलेक्शन पीरियड जो है 0 डेज का था, यहाँ पर डेटर्स थे 0. राइट, और हमारे डेटर्स हो गए हैं 10,000। तो इसको मैं अगर आपको इंटरप्रेट करने के लिए कहूं, इसको मैं कुछ आपको मीनिंग देने के लिए कहूं तो क्या मीनिंग निकलेगा इसका? यहां पर डेटर्स 0, यहां पर 10,000। तो यहां पर आप ये मीनिंग निकालेंगे कि इस पॉलिसी के मुकाबले में इस पॉलिसी में आपको हर रोज 10,000 रुपए ब्लॉक करने पड़ते हैं। देखो यहां पर सेल की बच्चों जब आप सेल करोगे डेफिनेटली आपने परचेजेस भी की होगी या ऐसी सेल कर दी? आपने कुछ प्रोडक्ट बेचा होगा और प्रोडक्ट अगर बेचा होगा तो डेफिनेटली परचेज भी की होगी, वेजेस वर्कर को भी पेमेंट पे की होगी, सैलरी भी पे की होगी। तो 10,000 का सामान बेच रहे हो, बच्चे भी हैं और आपने वो पैसा रिसीव कर लिया तो डेटर्स का 0। फिर से बेचा रिसीव किया 0, बेचा रिसीव किया 0। अब यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर आप सामान बेच रहे हो, राइट, बट पैसे रिसीव नहीं कर रहे। अगर पैसे रिसीव नहीं कर रहे तो मीन्स आपने जो है सामान खरीदा था, वेजेस पे की थी, सैलरी पे की, वो सारी ब्लॉक हो गई, आपके 10,000 रुपए ब्लॉक हो गए। राइट, और जब ये 10,000 रुपए आपके ब्लॉक हो गए तो बच्चों ये ऐसा नहीं है कि मिलेंगे नहीं, अगले दिन मिल गए। राइट, पर जो अगले दिन वाले 10,000 हैं वो क्या हो गए? ब्लॉक। फिर रिसीव हो गए पुराने दिन वाले और अगले 10,000 ब्लॉक, पुराने दिन वाले मिल गए, अगले 10,000 ब्लॉक। मीन्स हमारे हमेशा कितने पैसे ब्लॉक रहे? राइट, हियर यू हैड इन्वेस्टेड नथिंग इन द अमाउंट ऑफ डेटर्स, हियर यू हैड इन्वेस्टेड रुपीज 10,000 इन द अमाउंट ऑफ डेटर्स। यहां पर आपने डेटर्स के अंदर 10,000 रुपए का अमाउंट अपनी से इन्वेस्ट कर दिया है। राइट, अच्छा
तो बच्चों देखिए ये हमारे पास डेट कलेक्शन पीरियड की ये वाली सिचुएशन है, और डेटर्स कलेक्शन पीरियड और क्या हो सकता है, डेटर्स कलेक्शन पीरियड अब ये हो सकता है कि फिर से हम लोग इसको कुछ बढ़ा दें। सपोज करो हम इसको 2 डेज कर दें। अब 2 डेज का मतलब क्या हुआ, आज अगर आप सामान बेचते हो तो इसके पैसे आज नहीं मिलेंगे, कल नहीं मिलेंगे, कब मिलेंगे, 2 दिन तक आपकी जो सेल है वो ब्लॉक रहती है। 2 दिन के बाद आपको 2 दिन के पहले वाले पैसे मिल जाते हैं, राइट, एंड देन सेकेंड डे में पैसे होंगे वो उससे अगले दिन मिलेंगे। तो 2 दिन के पैसे जो होते हैं वो आपके हमेशा हमेशा ब्लॉक रहते हैं, राइट। तो बच्चों अब आपको ऐसे सिचुएशन में कह सकते हैं कि डे 1 इज दिस, एंड अगेन डे 2 इज दिस, एंड डे 3 इज दिस, डे 4। अब बच्चों देखो जब आप डेट कलेक्शन पीरियड 1 डेज टू 2 डेज करोगे, राइट, तो आपकी जो क्रेडिट सेल होगी वो पहले जितनी होगी या कुछ बढ़ेगी, राइट, इट विल इंक्रीज, राइट। तो आपकी जो क्रेडिट सेल है वो पहले के मुकाबले में बढ़ जाएगी। सपोज करो मैंने कहा कि आपकी क्रेडिट सेल 12,000 रुपए की हो जाएगी, राइट, तो 12,000 की क्रेडिट सेल हर रोज की है, तो 12,000 की क्रेडिट सेल करने के बाद पहले दिन पैसे रिसीव होंगे या नहीं, नहीं होंगे। तो अब आपके क्या बन गए ये डेटर्स। फिर आपके पास डे 2 में आपने 12,000 की क्रेडिट सेल की, यहां पर पैसे रिसीव हुए या नहीं, तो बच्चों फिर से अमाउंट कितना 24,000। फिर आगे 12,000 की क्रेडिट सेल रिसीव हुए या नहीं हुए, राइट, 24,000 ना, वाई कितने, देखो बच्चे 12,000 की सेल 12,000 डेटर बन गई, 12,000 की और सेल की, तो ये 12,000 भी तो नहीं मिले, भी नहीं मिले, ये भी नहीं मिले, टोटल आपके डेटर कितने हो गए 24,000। 2 डेज का हमने कहा यहां से डे 1 मतलब यहां से बिजनेस शुरू हुआ है, ये पैसे जो सेल किए हैं वो पैसे मिलेंगे कब, यहां पर, ठीक है। तो ये पैसे भी ब्लॉक है, ये पैसे भी ब्लॉक हो गए और ये भी ब्लॉक है, तो टोटल कितने हो गए 24,000। तो हमने 12,000 ही लिखे हैं बच्चे। तो बच्चों उसके बाद आपको बताना यहां पर आपके पास कितने डेटर्स, राइट, यहां पर भी अब डेटर्स कितने 24,000। क्यों, क्योंकि ये 12 डे 1 वाले तो रिसीव हो गए, राइट, और ये 12,000 दोबारा से हमारे पैसे क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इस 24,000 में से 12,000 रिसीव हो गए, बाकी 12,000 और ब्लॉक हो गए हैं, मीन्स हमारे जो डेटर्स हैं वो अभी भी कितने बन जाएंगे 24,000। और आगे चलते हैं, फिर से हमारी क्रेडिट सेल 12,000 की, तो जो यहाँ 12,000 रिसीव होंगे कौन से वाले, डे 2 वाले। तो जो इस 24 में से 12 रिसीव हुए, 12,000 और डेटर्स बन गए, मतलब अभी भी आपके पास ये जो रहे वो अभी भी कितने रहे 24,000, राइट। तो कहने का मतलब ये बच्चों डेटर्स कलेक्शन पीरियड 2 डेज का मतलब ये हुआ कि आपके जो डेटर्स हैं वो अब 24,000 रुपए के हर रोज रहेंगे, राइट। अच्छा पहले 10,000 अब 24,000। कुछ 24,000 के डेटर्स फॉर्म करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए कुछ फॉर्मूला बता सकते हो। देखो बच्चों समझा, फॉर्मूला एक्चुअली कोई नहीं है, बट सर एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग अपने आप से फॉर्मूला बना देगी, समझना। 12,000 रुपीज डे 1 की क्रेडिट सेल, राइट, दैट इज ब्लॉक नाउ। डे 2 की क्रेडिट सेल फिर से 12,000, नाउ 24। तो बच्चों इसके बाद हो क्या रहा है, पुराने पैसे मिलते जा रहे हैं और लास्ट 2 डेज के पैसे हमेशा हमेशा कहां बंद हो रहे हैं, डेटर्स में ब्लॉक हो रहे हैं। तो जो 2 दिन की क्रेडिट सेल के बराबर जो पैसे हैं वो हमारे 24,000 के मतलब डेटर्स के अंदर ब्लॉक हमेशा हमेशा रहते हैं अगर डेट कलेक्शन पीरियड 2 डेज हो। तो 24,000 की कैलकुलेशन करने का कोई रास्ता, 2 दिन की कलेक्शन, सॉरी 2 दिन की क्रेडिट सेल, तो 2 दिन की क्रेडिट सेल को कैलकुलेशन करने के लिए क्या कहें, हम कहेंगे क्रेडिट सेल पर डे मल्टीप्लाई बाय डेट कलेक्शन पीरियड। देखना ये फॉर्मूला क्या यहां पर यूज होता है, यस, क्रेडिट सेल पर डे 10,000 मल्टीप्लाई बाय डेट कलेक्शन पीरियड 10,000, ये फॉर्मूला यहां यूज होता है, यस। डेट क्रेडिट सेल पर डे 10,000 एंड मल्टीप्लाई बाय डेट कलेक्शन पीरियड 0 डेज, राइट। तो बच्चों यहां पर आपके पास ऑन एन एवरेज आपके पास जो फंड्स डेटर्स में ब्लॉक्ड हैं वो आपके पास कितने रुपीज के हैं, दिस इज रुपीज, हाउ मच अमाउंट 24,000,
और ये 24,000 कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये रास्ता है कि आप क्रेडिट सेल्स पर डे जब आप कर रहे हैं तो उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? डेप्ट, हाँ जी, डेप्ट कलेक्शन पीरियड से, हाँ जी, डेप्ट कलेक्शन पीरियड से मल्टीप्लाई कर दीजिए। राइट सर? ओके, तो जो हम आगे और चलते हैं, डेप्ट कलेक्शन पीरियड। डेप्ट कलेक्शन पीरियड मैंने कहा सपोज करो ये अब 3 डेज हो जाता है, 3 डेज। तो जो 3 डेज कैलकुलेशन कर, और क्रेडिट सेल पर डे, सेल्स यानी कि क्रेडिट सेल पर डे इज रुपीज 15,000। सेल बढ़ जाएगी ना बच्चों, सेल बढ़ जाएगी। अब सेल बढ़ जाएगी 15,000 पे हो जाएगी, तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि, अच्छा मुझे बताओगे कि हमारे पास कितने होंगे? 45,000। वेरी सिंपल। कैसे? 3 दिन डेप्ट कलेक्शन पीरियड, मतलब पहले 3 दिन तो हमें मिलेंगे नहीं, और 4th डे में जो पैसे मिलेंगे वो कौन से होंगे? वेरी फर्स्ट डे वाले। 5th डे में वो पैसे मिलेंगे जो कि हमारे 2nd डे वाले होंगे। एंड दिस प्रोसेस विल गोज ऑन। और इन दिस वे हमारे डेटा हमेशा कितने बने रहेंगे? 45,000 पहले 3 दिन की सेल के बराबर, और 15 एंड 1 more 15। राइट। अब बच्चों इसी को मैं यहां पर करके दिखा रहा हूं। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 एंड डे 6। राइट। तो डे 1 में क्रेडिट सेल 15,000, कलेक्शन 0 एंड डेटर्स 15,000 एंड अगेन 15,000 एंड 0 एंड दिस इज, यस प्लीज बोलो बोलो। 15,000 पुराने वाले डेटर्स तो हैं ही, 15,000 के और डेटर्स ब्लॉक हो गए, तो डेटर्स रुपीज 30,000। राइट। 15,000 की और क्रेडिट सेल कुछ पैसे रिसीव नहीं हुए, हाउ मच? 45,000। एंड 15,000 की और क्रेडिट सेल कुछ पैसे रिसीव नहीं हुए, एंड इट विल, अच्छा सॉरी, 4th डे रिसीव होंगे। कौन से वाले रिसीव होंगे बच्चों? फर्स्ट डे वाले। और ये पैसे अब ब्लॉक हो जाएंगे। प्रोसेस विल गोज ऑन। 15,000 की क्रेडिट सेल, 15,000 पे कैश रिसीव, और आपके पास जो डाटा बन के हमेशा रहेगा वो कितना होगा? एंड दिस प्रोसेस विल गोज ऑन। तो यहां पर भी हमारा ये जो मेथड है डाटा फाइंड करने का, ये मेथड फॉर्मूला यूज हो रहा है। राइट। तो बच्चों हमने कहा यहां पर जो आपके एवरेज डाटर्स हैं वो हैं रुपीज 45,000। राइट बच्चों, नाउ द क्वेश्चन इज, सर दिस पॉलिसी इज गुड, दिस पॉलिसी इज गुड, दिस पॉलिसी इज गुड, और दिस पॉलिसी इज गुड। कौन सी पॉलिसी दी बेस्ट है? कोई भी नहीं है, सारी दुनिया को छोड़ दें। वी आर डूइंग द बिजनेस, एनी वन पॉलिसी शुड बी सिलेक्टेड ना, अदरवाइज हम बिजनेस करेंगे कैसे? इक्विलिब्रियम कंपेयर करने के लिए बेस होना चाहिए, लिमिट होनी चाहिए। मिनिमम लॉस हो रहा है वो देखना चाहिए। जितने हमें क्रेडिटर्स को पे करने से कोई मतलब नहीं है। हाँ जी, इंटरेस्ट का लॉस हो रहा है, ये अच्छा पॉइंट है। इंटरेस्ट का लॉस हो रहा है, ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा? तो देखो यहां पर हमारे डेटर्स में अपनी पॉकेट से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। यहां पर कितनी है? 10,000, और यहां पर कितनी है? 24,000, और यहां पर कितनी है? 45,000। जैसे जैसे हम डीसीबी बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारी इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स बढ़ती जाएगी। राइट। पर सर बढ़ती तो जाएगी, बट नाउ द थिंग, पैसा कहां से? भाई एक ऐसा बिजनेसमैन जो कि डेप्ट कलेक्शन पीरियड 30 डेज लिख दिया उसने, बल डाटा को दे दिया है, और पहले 30 दिन के पैसे ब्लॉक करने की उसकी कैपेसिटी नहीं है। 30 डेज का मतलब समझ गए? मतलब आज बेचा तो पैसे कब मिलेंगे? पहले वाले 30 दिन के बाद। मतलब पहले 30 दिन आपको अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ेगा। अगर एक बिजनेसमैन जिसकी कैपेसिटी पहले 30 दिन तक अपनी जेब से पैसा खर्च करने की कैपेसिटी नहीं है, तो क्या कोई 30 दिन का क्रेडिट पीरियड उधार किसी दूसरे पर्सन को दे सकता है? मतलब वी मस्ट हैव द कैपेसिटी, वी मस्ट हैव द फंड्स इन आवर हैंड। अगर आपके पास 10,000 रुपए नहीं है और आप चाहते हो कि डेप्ट कलेक्शन पीरियड 1 डे रखें, तो बच्चों पहले दिन 10,000 की सेल की पैसा नहीं है, तो दूसरे दिन की सेल नहीं कर पाओगे जब तक कि पुराने पैसे रिसीव ना हो जाए। फिर अगले दिन सेल करोगे, फिर खाली बैठोगे, पुराने पैसे रिसीव होंगे, फिर अगले दिन सेल करोगे। मतलब आप जो है इस बात पर डिपेंडेंट है हमारे पास फंड्स अवेलेबल कितने हैं।
और अगर आपके पास फंड्स नहीं है तो हमें बैंक से लोन लेना पड़ेगा। हमें मान के चलते हैं बैंक वाले हमें लोन देने के लिए तैयार रहते हैं, राइट। हमें बैंक से लोन लेना पड़ेगा और जब हम ज्यादा से ज्यादा पैसों का लोन लेंगे तो उसके बदले में हमें क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट इज द कॉस्ट दैट वी हैव टू कंसिडर इन डिसाइडिंग वेदर द डेटर्स शुड बी 0 और 10,000 और दिस वन और दिस वन। नंबर 1 फैक्टर इंटरेस्ट है। पर सर इंटरेस्ट तो कॉस्ट की बात हो गई, पर जो हमें कॉस्ट इनकम दोनों को देखना होगा, राइट। डेटर्स के बढ़ने से हमारी इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ती है, क्या कोई रेवेन्यू भी बढ़ती है? बिल्कुल बढ़ती है। व्हाई नॉट? जब आपने ज्यादा डेटर्स रखे तो आपकी जो क्रेडिट सेल थी 10,000 के मुकाबले पहले 12,000 हुई, 15,000 हुई, एंड सो ऑन दिस प्रोसेस विल गोज ऑन, राइट। तो जो इज देयर एनी लिमिट टू दिस? यस। अच्छा, एक बड़ा समस्या मैंने कहा डेट कलेक्शन पीरियड के बढ़ाने से हमारी जो क्रेडिट सेल पर डे है वो बढ़ती है नहीं बढ़ती? हमने कहा बढ़ती है। तो मैंने कहा 1 डे, 2 डे, 3 डे, 4 डे, 5 डे। तो हम लोग डेट कलेक्शन पीरियड जो है क्या ऐसा करें? डेट कलेक्शन पीरियड इनफाइनाइट। इनफाइनाइट समझते हो? आज सामान बेचा, जब तेरी मर्जी हो दे देना। कस्टमर को हम क्या कह रहे हैं? जब तेरी मर्जी हो दे देना, कोई टेंशन नहीं है, राइट। तो इस सिचुएशन के अंदर कस्टमर की मर्जी होगी कब? कभी भी नहीं। ऑब्वियसली कोई भी इंसान अपनी जेब से पैसा खर्च करना यह चाहता है? नहीं। हर पर्सन ये चाहता है कि पैसे किसी भी तरह से बच जाए, बाय दिस वे और दैट वे। तो जैसे ही आपने डेट कलेक्शन पीरियड इनफाइनाइट कर दिया तो यकीन मानो आपके सामान के प्रोडक्ट की जो सेल है वो तो लाइन बना के बढ़ जाएगी। यह सुनो, सेल तो लाइन बना के बढ़ जाएगी, बट सर आपके अकाउंट के अंदर कुछ भी नहीं होगा। तो मतलब सेल को बढ़ाना नहीं, बढ़ाने के साथ साथ हमें क्या देखना चाहिए? हमें देखना चाहिए कि सर जब हम ज्यादा इंटरनेट तक इसको बढ़ा देंगे या ज्यादा बढ़ा देंगे तो हमारे बैड डेट भी बढ़ने लग जाते हैं। बड़ा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आप कस्टमर को जितना ज्यादा समय उधारी का दोगे उतना कस्टमर आपको ज्यादा परेशान करेगा आपके अपने पैसे देने के लिए। आपको ऐसा लगेगा कि आपसे अपने पैसे नहीं बल्कि उससे पैसा उधार मांगने जा रहे हो। अगर आप कस्टमर को ज्यादा पैसा उधारी दे दो और ज्यादा समय का उधार दे दोगे तो कोई भी पर्सन आपको जो है आपके पैसे वापस देने के लिए नहीं रखेगा। तो हमेशा हमेशा एक लिमिट होनी चाहिए ताकि आपके बैड डेट जो है वो अनलिमिटेड ना हो। आपके बैड डेट्स एक लिमिटेड तक रहे। इनफैक्ट आपके बैड डेट्स नहीं होने चाहिए, राइट। तो मतलब ये बच्चों मैंने आपको 2 तरह की कॉस्ट बता दी। नंबर 1, ज्यादा डीसीटी करने से, ज्यादा डेट कलेक्शन पीरियड करने से इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन द बैड डेट, इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन द फंड्स इन्वॉल्व इन द डेटर्स इज वन ऑफ द कॉस्ट। नंबर 1, ज्यादा कलेक्शन पीरियड होने से हमारे जो बैड डेट्स होते हैं वो बैड डेट्स भी ज्यादा होते रहते हैं। यस और नो? तो जो 2 एक्सपेंसेस हैं जो कि हमारे डेट कलेक्शन पीरियड के बढ़ने से बढ़ते जाते हैं, ये 2 बातें हैं, राइट। इसके अलावा हमारे एक रेवेन्यू भी है, एक बेनिफिट भी है, और बेनिफिट क्या है? सेल्स, राइट। सेल्स क्या है कि बच्चों जैसे जैसे ज्यादा डेट कलेक्शन पीरियड करोगे तो हमारे बहुत से कस्टमर हो गए तो दूसरी दुकान पे ना जाके वो आपकी दुकान पर आए, राइट, और वो आपसे ही सेल करें तो आपकी जो क्रेडिट सेल है वो टाइम टू टाइम हाँ जी बढ़ जाएगी। तो जब क्रेडिट सेल बढ़ेगी तो बच्चों नो डाउट आपका कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा, कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ा यानी कि कैश इनफ्लो बढ़ा, दैट इज योर बेनिफिशियल। तो एक तो है बेनिफिट कौन सा है? इंक्रीज इन प्रॉफिट, राइट, और एक है कॉस्ट, इंक्रीज इन द इंटरेस्ट कॉस्ट, एंड नंबर 2 इंक्रीज इन द बैड डेट, एंड नंबर वन मोर। देखो जब ज्यादा कलेक्शन पीरियड देते हैं और ज्यादा क्रेडिट सेल होती है तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, हमारी कंपनी को कलेक्शन एक्सपेंसेस भी ज्यादा करने पड़ते हैं, राइट। और जो एक छोटी सी दुकान जिसमें कि आप सामान लेते हो जाते हो, जो है आप उसको 2 दिन की उधारी दे देते हो तो वो दुकानदार अपनी दुकान में रहता है, कभी आपके पास पैसे मांगने नहीं आता, क्योंकि ऐसा करने के लिए उसको अपनी दुकान को पहले छोड़ना पड़ेगा। पर एक बड़ी कंपनी, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो कि बहुत ज्यादा कस्टमर्स के हैं, मैंने कहा आपका फोन है छोटा सा,
जिसका नाम है वोडाफोन, राइट। अब फोन तो सिम तो छोटी सी है, पर जो कंपनी है वो बहुत बड़ी है, कस्टमर बहुत है, राइट। अब क्या वोडाफोन के जो कस्टमर हैं, आप लोग, हम लोग, क्या ये जो पर्सन है, ये लोग भी क्या उधार लेते हैं? जितने पोस्टपेड कनेक्शन हैं, ये सारे उधारी पर चलते हैं, राइट। तो जैसे ही इतने सारे कस्टमर बढ़ते हैं तो हमारी कंपनी को कलेक्शन एक्सपेंसेस भी ज्यादा पे करने पड़ते हैं। देखो वोडाफोन कंपनी ने, एयरटेल कंपनी ने कितने सारे सेंटर लगाए हुए हैं कलेक्शन के। आपके घर के पास में चेक जमा कर दो, बैंक में जमा कर दो, आपको अपने फोन पर ही फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है कि आप इंटरनेट के थ्रू अपने फोन से ही पैसे जमा कर दो, नेट बैंकिंग से कर दो, क्रेडिट कार्ड से कर दो, वेदर अच्छा अगर आपने टाइम पर पेमेंट पे नहीं किया तो आपको कॉल आएगी और बंदा आपके घर में आपसे पैसे लेने आ जाएगा। कंपनी की कॉस्ट नहीं है ये सारी, बोलो यस, ये भी तो कॉस्ट है। हमारी कंपनी की तो ये भी कॉस्ट है। तो ज्यादा से ज्यादा जब डेटर्स होंगे, ज्यादा फंड्स इन्वॉल्व डेटर्स में होगा, ज्यादा कलेक्शन पीरियड होगा, तो हमारी कंपनी को और क्या खर्च करना पड़ेगा? कलेक्शन एक्सपेंसेस, कलेक्शन कॉस्ट। तो हमें कलेक्शन कॉस्ट को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, राइट। तो जो मतलब कि हमने कहा हमें 3-4 चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। एक तो ये प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट कॉस्ट, बैड डेब्ट्स, कलेक्शन एक्सपेंसेस। तो इन सबका जो नेट इफेक्ट है, नेट बेनिफिट इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? नेट बेनिफिट। नेट बेनिफिट जिस केस में भी हाईएस्ट होगा, that option is the best for the organization, and that is basically debtors management. Debtors management means how much numbers of days we should allow to the customers for the credit sale, so that our benefit, company's benefit, should be maximum. Right? हमारी कंपनी का बेनिफिट किस प्लेस पे ज्यादा होगा, किस पॉइंट ऑफ टाइम पर ज्यादा होगा, कितने डाटा कलेक्शन पीरियड के लिए ज्यादा होगा, यही आइडेंटिफाई करना हमारा रिसीवेबल मैनेजमेंट में हमारा मेन काम होगा, राइट सर। तो बच्चों इस पर्पज के लिए मैंने आपको जो जो बताया, मैं उसको आपके सामने एक टेबल की फॉर्मेट में लिखने चाहता हूं। मैंने बच्चों कहा आपको कि क्या हम फॉर्म करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ नेट बेनिफिट, राइट। ये स्टेटमेंट ऑफ नेट बेनिफिट कैसे बनेगी बच्चों? मैंने कहा आप स्टेटमेंट ऑफ नेट बेनिफिट डिफरेंट केसेस में आइडेंटिफाई करेंगे। डिफरेंट केसेस मतलब कि आप ये देखेंगे कि डेब्ट कलेक्शन पीरियड जो है ये 10 डेज है, या फिर 20 डेज है, या फिर 30 डेज है, राइट। इन सभी केसेस के अंदर आपको नेट बेनिफिट फाइंड करना है, राइट। तो जो देखिएगा नेट बेनिफिट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले करते हैं किस चीज से? क्रेडिट सेल से। और डिफरेंट क्रेडिट सेल पर, सॉरी डिफरेंट कलेक्शन पीरियड पर आपके पास जो अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल होगा वो सेम होगा, डिफरेंट होगा। तो बच्चों हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमारे डेब्ट कलेक्शन पीरियड, राइट। बच्चों एक ऐसे ही न्यूमेरिकल एग्जांपल फॉर्म करने के लिए मैं ऐसे ही कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ फिगर्स यहां पर लिख रहा हूं। मैंने कहा यहां पर 10 लाख, दिस इज 10 लाख पर एनम, राइट। 20 डेज में जो क्रेडिट सेल पर एनम होगी विल बी मोर देन दैट और लेस देन दैट? डेब्ट कलेक्शन 10 से 20 दिन, तो ऑब्वियसली मोर देन दैट, राइट, ज्यादा हो जाएगा। तो मैंने कहा इट विल बी 15 लाख, सपोज टू बी 50 लाख, ठीक है। तो जो इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे, क्या सबसे पहले माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। बच्चों हम इस केस में हमें फाइंड क्या करना है? डेब्ट, यस प्लीज, हमें फाइंड करना है कि कौन सा वाला जो पॉलिसी है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट है, राइट। द पॉलिसी वी हैव टू सिलेक्ट इज द, कौन सी पॉलिसी में से दी बेस्ट पॉलिसी है। तो बच्चों आपके पास वेरिएबल कॉस्ट होगी, तो बच्चों ये जो वेरिएबल कॉस्ट है, सपोज करो 60%, राइट। तो जनरली हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज की फॉर्मेट में होती है, और ये परसेंटेज जो है वो किसके साथ अप्लाई होती है? वैल्यू ऑफ के साथ। कभी कभी ये पर यूनिट भी गिवन होती है, तो अगर ये पर यूनिट गिवन होगी तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? नंबर्स ऑफ यूनिट्स सोल्ड से, है ना।
तो मतलब अगर ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में है तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से मल्टीप्लाई करना, अगर परसेंटेज में है तो वैल्यू ऑफ द सेल्स के रिस्पेक्ट से हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो बच्चों हमने कहा सपोज 60%, तो 10 लाख का 60% हाउ मच 10 लाख, 15 लाख का 60% 9 लाख, 20 लाख का 60% कितना 12 लाख, राइट। और बच्चों ये डिफरेंस जो आपके पास बच जाता है दैट इज द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। तो वेरिएबल दैट द सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन। तो दिस इज 4 लाख एंड दिस इज 6 लाख एंड दिस इज कितना 8 लाख। और बच्चों इस कंट्रीब्यूशन में से हम लोग माइनस कर देंगे कौन सी कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट। और बच्चों फिक्स कॉस्ट जनरली हर सिचुएशन में आपके पास सेम होता है। आई एम अगेन सेइंग फिक्स कॉस्ट जनरली, आई एम नॉट सेइंग ऑलवेज, जनरली इन ऑल द सिचुएशंस फिक्स कॉस्ट आर ऑलवेज सेम, राइट। और क्या माइनस करना है? अगर मैं आपको यहीं तक कहूं कि बताओ बच्चों अब आपके पास नेट क्या आया, तो यहां पर अभी जो आपके पास नेट आ गया दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट्स, है ना। अब आपके पास कौन सा प्रॉफिट, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, राइट। बिल्कुल ठीक है बच्चों, इसी को हम प्रॉफिट कह सकते हैं। पर सर प्रॉफिट से काम चलेगा नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर अकाउंट्स नहीं बना रहे जिसमें कि हम सिर्फ और सिर्फ फिक्स कॉस्ट तक माना, हम यहाँ पर डिसीजन ले रहे हैं जिसमें कि 10 डेज 20 डेज और 30 डेज इनमें से दी बेस्ट कलेक्शन पीरियड को हम लोग सिलेक्ट करें। तो जो प्रॉफिट आपके पास आ गया, दिस इज 2 लाख, दिस इज वी हैव 4 लाख एंड दिस इज इतना 6 लाख, दिस इज वी हैव। तो इस प्रॉफिट में से हम हमें वो चीजें माइनस कर देंगे जो कि कलेक्शन पीरियड चेंज होने के कारण से डिफरेंट है, राइट। सबसे पहला नंबर 1 इंटरेस्ट ऑन व्हाट, लोन। वो लोन जो कि हमारे डेटर्स में पैसा इन्वेस्ट होने के कारण से इन्वेस्टेड है, ब्लॉक्ड है, राइट। अच्छा इसके अलावा मैंने आपको और भी बताई थी चीजें, मैंने आपको क्या बताया था इसके अलावा, मैंने कहा था बैड डेट प्रोविजन या बैड डेट, एक्सपेक्टेड बैड डेट। अच्छा बताना मुझे एक बार बताओ, ये सब कुछ हम जो करेंगे, ये सब कुछ कैलकुलेशन जो कर रहे हैं कि 10 दिन 20 दिन और 30 दिन, ये साल खत्म होने के बाद कैलकुलेशन कर रहे हैं या बिगिनिंग में कर रहे हैं? बिगिनिंग में। क्यों बिगिनिंग में? क्योंकि हम बिगिनिंग में ही ये एस्टिमेट करेंगे कि दी बेस्ट कलेक्शन पीरियड कौन सा है। अगर पूरा टाइम खत्म हो गया, हम ऑलरेडी क्रेडिट सेल कर चुके हैं, कस्टमर को अगर मान लो 30 दिन ऑलरेडी दे चुके हैं उधार समय, तो बच्चों नो डाउट अब पॉलिसी चेंज करने से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। तो मीन्स अगर आप बिगनिंग में कर रहे हैं, अगले साल के लिए कर रहे हैं, तो ये सब कुछ किस बेसिस पर है? एस्टिमेशन बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस एंड द फ्यूचर एक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस, राइट। तो बट आपके पास बैड डेब्ट इसमें से माइनस करना है। सपोज दैट द प्रोविजन ऑफ द बैड डेब्ट इज 5%, जनरली ऐसा लिखा होता है 5%, 6%, 7%, राइट। तो जैसे जैसे क्रेडिट सेल ज्यादा होती रहेगी वैसे वैसे आपके बैड डेब्ट भी बढ़ते रहेंगे। और बच्चों जैसे ही जब भी ये बैड डेब्ट गिवन होंगे, याद रखना दीज बैड डेब्ट रेट आर ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू द क्रेडिट सेल्स। जब भी ये बैड डेब्ट गिवन होंगे, दीज बैड डेब्ट रेट्स आर ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू द सेल्स, ठीक है। तो मतलब ये बच्चों जैसे 5% है तो ये 5% 10 डेज के लिए है, 6% किसके लिए 20 डेज के लिए, 7% किसके लिए 30 डेज के लिए, राइट। तो 5% ऑफ 10 लाख हो जाएगा बच्चों, बताइएगा कैलकुलेशन करके 50,000। 6% 15 लाख के लिए हो जाएगा, कितना हो जाएगा एंड 7% 20 लाख के लिए हो जाएगा, यस प्लीज 1,40,000। समझ आ गया, राइट। अच्छा और चीज बताई थी मैंने आपको कि और कौन, कलेक्शन एक्सपेंसेस, बच्चों फिर से कलेक्शन एक्सपेंसेस कभी कभी परसेंटेज में गिवन होते हैं और कभी कभी जो है रुपीस में गिवन होते हैं। अगर रुपीस में गिवन है तब तो कोई सवाल ही नहीं है कि रुपीस में गिवन है तो एज इट इज जो अमाउंट मालूम है वो सब एज इट इज यहां पर लिख देंगे। और जो अमाउंट आपके पास परसेंटेज में है, अगर अमाउंट परसेंटेज में है तो करेंगे दीज परसेंटेज आर अगेन विद रिस्पेक्ट टू द सेल्स। सो 1% ऑफ दिस, 2% ऑफ 515 लाख एंड 20 लाख का कितना 3%। So 1% of 10 lakh, you can find out this value. Yes, please. 10,000 and 2% of 15 lakh. कितना बच्चों? 30,000, 30,000 and 3% of 20 lakh. 6,000, 60,000, 60,000. और बच्चों एक ही चीज और माइनस करनी रहेगी, कौन सी चीज माइनस करनी रहेगी? इंटरेस्ट
ऑन फंड्स ब्लॉग, ऐसे था ना, ब्लॉग इन कहां पर बच्चों, डेटर, राइट। और सपोज करो बच्चों ये जो इंटरेस्ट रेट है ये आपके पास 12% है, कितना, 12% पर एनम। मीन्स अगर आप यहां पर डेटर में कोई 100 रुपए का अमाउंट ब्लॉक करेंगे, आपको कितने रुपए का इंटरेस्ट हर साल में ब्लॉक करना पड़ेगा, ₹12। 100 रुपए की ब्लॉकेज के लिए 12 रुपए का आपको इंटरेस्ट बियर करना पड़ेगा, ठीक है। और नाउ द क्वेश्चन इज कि इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाए। और बच्चों यकीन मानो इसकी कैलकुलेशन करना आपके पास क्वेश्चन का सबसे मेन काम रहेगा, राइट। तो जो मेन काम है इसके लिए हम छोटा सा वर्किंग नोट बना दें, दैट इज वर्किंग नोट नंबर 1, राइट। सो हम इसको वर्किंग नोट नंबर 1 बना रहे हैं और हम बना रहे हैं स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेटर, राइट।